मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं तुर्किश रूल इन इंडिया। भारत के अंदर तुर्किश शासन, जो तुर्किश रूल था भारत के अंदर, उसकी नींव रखी थी द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया वॉज मेड बाय मोहम्मद गौरी with his victory at the second battle of Tarain in 1192 CE। ये कह रहा है कि जो तुर्किश शासन था हमारे भारत के अंदर, उसकी नींव 1192 में तराइन के युद्ध के बाद, जिसमें उस मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, फिर उसने इस तुर्किश शासन की भारत में स्थापना की थी। Owing to fact that the pass away without leaving any heir, his territories in India were left in the hands of Turkish slaves। ये कह रहा है कि क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके बाद जो उसका जितना भी शासन था वो उसके दासों के हाथ में आ गया। ऑफ दिस टेरिटरीज विच वर ग्रुप इनटू 4 रीजन्स, द दिल्ली रीजन वॉज लेफ्ट अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। ही देन वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश द ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, देयर बाय स्टार्टिंग द दिल्ली सल्तनत। उनमें से एक जो उसका जो टेरिटरीज थी, जितने भी उसने जगह जीती थी, वो सब ग्रुप में बांटी हुई थी 4 प्रदेशों में। तो उसमें से जो दिल्ली रीजन था, जो दिल्ली का प्रदेश था, दिल्ली का जो शासन था उसका, वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका एक दास था, उसके हाथों में आ गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ शासन करना शुरू किया और उसने ममलुक डायनेस्टी या फिर उसे स्लेव डायनेस्टी, दास राजवंश के नाम से माना गया। Some of literary sources used for study of this period are Minhaj uz Siraz, Tabaqat-e-Nasiri, Ziauddin Barani's Tarikh, A Firoz Shahi Isami's Futuh uz Salatin और एंड राइटिंग ऑफ इब्न बतूता। तो इस राजवंश के बारे में हमें ये जो नाम दे रखे हैं, इन सब से जानकारी मिलती है, ठीक है। और इब्न बतूता के भी लेखों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम जानते हैं ममलुक डायनेस्टी, ममलुक राजवंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। Soon after taking control of Delhi region of Gauri's Indian territories, कुतुबुद्दीन ऐबक established his rule over a large part of northern India। ये कह रहा है कि जो दिल्ली गौरी की जो भारतीय जो जितनी भी उसने जीते थे प्रदेश, उन सब पे अधिकार स्थापित करने के बाद अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इंडिया का जो नॉर्थ साइड था वहाँ पर अपना एक बड़ा शासन स्थापित किया। दिल्ली जो था इस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट पावर बन चुका था, स्वतंत्र शक्ति बन चुका था, अब जो कि दिल्ली सल्तनत के रूप में बदलने जा रहा था। इन इटली धीरे धीरे ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर, उसने लाहौर से भी शासन किया, लेकिन उसने बाद में लेटर शिफ्टेड इज कैपिटल टू दिल्ली, वापस उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना ली, राजधानी बना ली। ड्यूरिंग द 4 years ऑफ हिज रेन, अपने शासन के 4 सालों के दौरान, ही कंसोलिडेट हिज एम्पायर, उसने अपना शासन को बढ़ाया। एंड डिज़ाइन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसने एक सही रूप से प्रशासनिक पद्धति को चलाया। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जब पोलो खेल रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने कई फेमस प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी, जिसमें एक है कुतुब मीनार, जो कि आजकल दिल्ली में है, और ख्वाफत इस्लाम मॉस्क्यू, ये मस्जिद है एक। उसे लख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, विच मीन्स गिवर द 100 जो कि 100 हज़ारों देने वाला था। It took almost a century for the rulers of Delhi Sultanate to secure their kingdom owing of many different problems। अब जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें कि मंगोल जो थे वो उन पर अटैक करते रहते थे नॉर्थ वेस्ट से। राजपूत भी जो थे हमारे देश के, वो लोग उन्हें परेशान करते रहते थे। एंड डिफीटेड रूलर्स हु ट्राई टू रीजन देयर इंडिपेंडेंस, और जो हारे हुए शासक थे वो भी अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि पहले के समय में जब भी कोई राजा हार जाता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था जीतने वाला राजा। ये देखो, ये कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अब हम जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने शासन किया था 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश को माना जाता है द फर्स्ट रियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसे दिल्ली सल्तनत का असली शासक माना जाता है,
ही सक्सीड कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज हिज फादर इन लॉ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका फादर इन लॉ था और उसके बाद उसने शासन संभाला। इल्तुतमिश जो था, ये आपको इल्तुतमिश की उसकी कब्र दिखा रखी है दिल्ली में। इल्तुतमिश जो था वो एक योग्य शासक था जिसने हमेशा दिल्ली सल्तनत पर आने वाली समस्याओं का सामना किया था। फर्स्ट ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर टेरिटरीज दे हैड लॉस्ट आफ्टर ऐबक्स डेथ। सबसे पहले उसने ये काम किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो शासन, जो राज्य उनसे छिन गए थे वो उसने वापस अपने राज्य में मिलाए। और वो हमेशा मैनेज टू एवर्ट ए मंगोल इन्वेजन, एवर्ट होता है टाल देना, वो हमेशा मंगोलों के जो आक्रमण थे उन्हें टालने की कोशिश करता था। ठीक है। ही पोलाइटली रिफ्यूज टू गिव रिफ्यूज टू शाह ऑफ पर्सिया हु वॉज बींग परस्यूड बाय द मंगोल रूलर चंगेजीज खान। एक मंगोल शासक था शाह, जो कि मंगोल शासक चंगेजी खान से एक पर्सिया का शासक शाह हार गया था, तो उसने इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से मना कर दिया था। इन ऑर्डर टू गेन द सपोर्ट ऑफ तुर्किश नोबल्स ही ग्रांटेड दैम टेरिटरीज। अब जो तुर्किश जो अधिकारी थे उनका लाभ उठाने के लिए वो उन्हें प्रदेश देता रहता था। ठीक है। उसने ही कॉन्क्वेस्ट कैरिड आउट बाय इल्तुतमिश एडेड द राजपूत किंगडम्स ऑफ रणथंबोर। उसने रणथंबोर, मंडोर, जालोर, बयाना और इन सब के जो राजपूत राज्य थे उन्हें भी अपनी तरफ मिला लिया था। जहांगीर के भी बिहार और बंगाल जो थे वो भी अब दिल्ली सल्तनत के एक भाग बन गए थे, क्योंकि इल्तुतमिश क्रश द रिवोल्ट्स दैट ब्रोक इनटू दीज टू प्रोविंसेस। इन दो प्रांतों में जो उनके प्रति जो भी रिवोल्ट जो चल रहे थे, जो उनके प्रति लोग हिंसा कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, वो उसने ख़त्म कर दिए थे। फिर उसकी बेटी जो थी रजिया सुल्तान, अब उसकी मृत्यु के बाद 1236 में उसकी मृत्यु के बाद उसे उसका उत्तराधिकारी चुना गया। रजिया सुल्ताना ये पहली महिला शासक थी। 1236 से 1239 तक उसने शासन किया था। रजिया सुल्ताना एक मुस्लिम क्वीन थी, एक मुस्लिम रानी थी जिसने शासन किया था भारत पर। दिस वॉज अनअक्सेप्टेबल फॉर मैनी ऑफ नोबल्स इन द कोर्ट डेस्पाइट द फैक्ट दैट इल्तुतमिश हैड अपॉइंटेड हर एज इज हेयर। अब ये कई लोगों को, सभा के कई लोगों को ये बात जच नहीं रही थी कि इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। कई स्कॉलर्स जो विद्वान थे वो ये मानते थे कि नोबल्स वर एनवियस ऑफ याकूत हु वॉज एन इथोपियन स्लेव। अब उन लोगों ने जो इथोपियन स्लेव था, एक इथोपियन दास था याकूत, उसको आगे बढ़ाया कि तुम शासन करो। रजिया हैज़ अकॉर्डेड ए हाई पोजीशन टू हिम। रजिया जो थी उसे एक उच्च स्थिति मिली हुई थी। शी वाज ओवरथ्रोन, अब उसे गद्दी से उतार दिया गया और मार दिया गया 1239 में, क्योंकि उसके अधिकारियों ने उसके साथ धोखा किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ये 1246 से 1265 तक आए और गयासुद्दीन बलबन ये 1265 से 1287 तक शासन किया। अब रजिया सुल्तान के बाद ए पावर स्ट्रगल अरोज इन दिल्ली सल्तनत। अब इन विच चहलगानी एंड द 40 नोबल्स फॉट अमंग देमसेल्व्स। अब रजिया सुल्ताना के बाद जो भी शासक थे वो सब आपस में लड़ने लगे थे। इट वॉज ग्रुप ऑफ पावरफुल तुर्किश नोबल, जो तुर्किश जो अधिकारी थे उनका एक समूह बन गया था। रजिया जो थी ब्रदर कम टू थ्रोन एज हर सक्सेसर, रजिया के भाई को उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठाया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो अभी छोटा था और उसको कोई इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से शासन चलाया करा जाता है। एंड दिस फैसिलिटेड बलबन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। और इसका फ़ायदा उठा करके बलबन ने अपनी शक्ति को स्थापित किया। बाय दिस टाइम अब बलबन जो था, अब इस समय तक बलबन जो था वो एक जाना माना सदस्य बन गया था चहलगानी का। ही थस रीअसर्टेड दिस पावर ओवर द अदर नोबल्स एंड मैनेज टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज सुल्तान। उसने दूसरे अधिकारियों को अपने साथ मिला लिया और 1256 में उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अब बलबन ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। उसने ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी एंड इंट्रोड्यूस प्रैक्टिसेस लाइक प्रोटेस्टेंट बिफोर द मोनार्च इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर। अब वो राजा बन गया था और जो भी उसका विद्रोह करता था उसको वो
सजा देता था। इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम ऑल्सो केम अंडर बलबन। एक जो जानी मानी जो गुप्त प्रणाली चली थी, जो गुप्तचरी जो चली थी, वो उसी के शासनकाल के दौरान चली थी। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई थी। ठीक है, अब ये हम पढ़ते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता एक मेडिवल स्कॉलर था, जो कि मध्यकालीन विद्वान था, जो कि भारत में आया था। और फिर अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए रूलर, मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो, मोहम्मद बिन तुगलक ने के बारे में उसने ये सब लिखा था कि उसमें उस समय जो लॉजिक, ग्रामर, साइंस, लिटरेचर का जो चला था उस समय का, वो उसने इन सब के बारे में लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई पॉलिसीज़ चलाई थी, कई नीतियाँ चलाई थी जिससे लोगों का भला हो सके, तो इन सब के बारे में भी उसने लिखा था। एक अच्छा उसने जो डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था, शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी विच वॉज रीनेम्ड दौलताबाद। उसने फिर दिल्ली से देवनागरी को अपनी राजधानी बना दिया था, जिसका नाम दौलताबाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं उनके शासनकाल के बारे में। जो आर्मी थी, आर्मी एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था सल्तनत के दौरान। जो राजा था वो हाथी, धनुर्धर और भाले वगैरह ये सब अपने साथ रखता था। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग आर्मी, इक़्तिदार जो थे वो भी सुल्तान की मदद करते थे लड़ाई के दौरान। ठीक है, ऑफिशियल जो उसके अधिकारी थे, उन्होंने एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर रखा था, सैन्य प्रशासन स्थापित कर रखा था। फिर हम जानते हैं डिवीज़न ऑफ एम्पायर, प्रशासन का बंटवारा। जो दिल्ली सल्तनत थी उसको उसने प्रोविंसेस, प्रांतों और सूबों में बांट रखा था। प्रत्येक सूबा का शिक था एक, जिसे परगनों में बांट रखा था। परगनों के अंदर कई गांव आते थे और प्रत्येक सूबा जो था वो मुफ्ती या गवर्नर के अंडर में होता था। शिकदार और अमील जो थे वो हेड थे सिख के और परगना के। ठीक है, जुडिशरी, कानूनी व्यवस्था, जो लीगल ऑफिसर होता था उसे वो काजी उल ममलिक होता था, जिसे चीफ जस्टिस कहा जाता था। अब रॉयल हाउस होल्ड, शाही घर, जो रॉयल हाउस होल्ड थे वो दासों की मदद से चलाए जाते थे। बॉडीगार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ये सब रखे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के 50,000 दास थे। ही नीड द रॉयल हाउस होल्ड वर प्रोड्यूस इन वर्कशॉप फॉर खरकनास ईच वर्क। उसने वर्कशॉप बना रखे थे और वर्कशॉप को उसके जो अधिकारी थे वो देखते थे, जिन्हें मलिक कहा जाता था। इसमें क्लॉथ, एम्ब्रॉयड, ब्रोकेड, पेंटिंग ये सब आइटम बनते थे। इकोनॉमी, इसके अंदर लैंड रेवेन्यू होता था, खराज, लैंड टैक्स, घारी, हाउस टैक्स, शरई, कैटल टैक्स, ये सब इसके अंदर रखे जाते थे। रेवेन्यू अधिकारी रखे गए थे। चौधरी, ये 100 विलेजेस का, 100 गाँव का, 100 गाँव का अधिकारी होता था। खुद और मुकद्दम, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कई इकोनॉमिक मेजर्स भी लाए थे। उसने जो किसानों का शोषण होता था उसे भी ख़त्म किया था। अब उसने कहा कि लोगों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चीज़ें मिलनी चाहिए। उसने जो डेली में प्रयोग होने वाली जो चीज़ें थी, जैसे कि तेल, खाना, कपड़ा, चीनी, इन सब के दाम फिक्स कर दिए थे और इससे ज़्यादा दाम अब कोई नहीं ले सकता था। ठीक है, ये देखो उस समय के सिक्के हैं ये। अब हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी जो था, सोसाइटी समाज जो था वो उस समय का, वो दिल्ली सल्तनत के दौरान श्रेणियों में बटा हुआ था। इसमें नोबल जो थे वो टॉप मोस्ट सेक्शन थे। हिंदू कास्ट सिस्टम जो था उसका प्रभाव था, तो इसलिए मुसलमानों ने अपना अलग समूह बना लिया था। ठीक है, वी रीड अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी, हमने दासों के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से दासों ने अपना महत्वपूर्ण भाग अदा करा। ठीक है, स्लेव्स owned by the royal household also receive education and training in arts। स्लेव जो होते थे, दास जो होते थे, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। टैक्स जो थे वो हाई रेट के थे। ठीक है, और इसलिए किसान को अपना दुखदायी जीवन जीना पड़ता था। फिर है सल्तनत का ख़त्म होना। जो सल्तनत के जो शासक थे, बाबर ने बाबर जो है वो हार गया था। उसने इब्राहिम लोदी से वो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में हार गया था। तो इस प्रकार से
सारा जो राजवंश था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, क्योंकि कोई भी राजा जो था वो सही नहीं था। ये बच्चों नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।